का सुख नहीं, सब नागरिक चीजें वो इस अर्थ लिखा जा रहा है, काम सूत्र लिखा जा रहा है भाष्यानंद का। मोक्ष का साहित्य लिखा जा रहा है, मोक्ष का साहित्य इस समय पूरा हो रहा है। कौन से मोक्ष का साहित्य इस समय पूरा हो रहा है? दर्शन का वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा की धारा भी विकसित, उत्तर मीमांसा की धारा की भी नींव रखी जा रही है। ठीक है ना? तो जी सर। हो क्या रहा है, ये वाला साहित्य भी विकसित हो रहा है, विज्ञान का साहित्य विकसित हो रहा है। कोई आर्यभट्ट का नाम नहीं ले रहा है आप लोगों में से, बारहमीर का कोई नाम नहीं ले रहा है, तो आप लोग कैसे करोगे? आप लोग जानते क्या नहीं हो? आप फाइया नहीं जानते थे कि आप आर्यभट्ट नहीं जानते हैं, कि आप अमरकोश नहीं जानते हैं, कि आप कालिदास नहीं जानते हैं, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। इस समय जो हमारे जो साहित्यिक, जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है, उनका साहित्य भी डेवलपमेंट हो रहा है। संस्कृत साहित्य, किसी ने कालिदास का बड़ा अच्छा वर्णन किया था, कालिदास का साहित्य बढ़िया डेवलप हो रहा है। क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य भी लिखा जा रहा है। ठीक है? तो ये साहित्यिक साक्ष्य, किसी भी समय क्वेश्चन आएगा तो बढ़िया अच्छे से लिख के आना गुप्त काल में। ठीक है? साहित्य पे क्वेश्चन जी आएगा, सर। चुका है। अब उसके बाद हम जब जानकारी के सोर्स देखते हैं तो साहित्यिक सोर्स भी आ गया। उसके बाद क्वेश्चन राजनीति, धर्म, अर्थव्यवस्था से भी आ सकते हैं। तो अब हम जब स्टार्ट करते हैं, तो अब हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं गुप्तकालीन संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में। तो गुप्तकालीन पर जिसका काल जो है स्वर्ण काल था, उसी से इसका उत्तर मिल जाएगा। स्वर्ण काल के पक्ष में आपको तर्क मिल जाएंगे। तो इस कारण अगर हम की बातें, मंदिर स्थापत्य बहुत महत्वपूर्ण है। मंदिर स्थापत्य हमने पढ़ा भी नहीं है, इंटरेस्टिंग भी है, और मंदिर स्थापत्य हम पढ़ लेते हैं। हम आशा करते हैं कि आप में से कोई सीनियर स्टूडेंट हमें गुप्तकालीन मतलब जो मंदिर का स्थापत्य होता है, जैसे आप मंदिर देखते हो, तो आप अभी तक मंदिर जाते होगे तो श्रद्धालु की तरह, आस्थावान एक व्यक्ति की तरह की सिर झुकाते हो, जाना भी चाहिए, क्योंकि धर्म का संबंध नैतिकता से है। और अब जब आप एक स्थापत्य की दृष्टि से मंदिर को देखेंगे, कि स्टूडेंट की दृष्टि से देखेंगे, तो आप मंदिर में क्या क्या देखेंगे? हमें बताइएगा, आप क्या क्या देखते हैं मंदिर में? बताइएगा कोई एक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर वहाँ की शैली देखेंगे, चित्रकारी देखेंगे, किस शैली में शैली बना में क्या हुआ क्या मंदिर देखते है हैं? ये। नागा शैली के बारे में आप बताइए हमें। सर नागर शैली में जो मंदिर मंदिर की रचनाएं होती हैं वो ऊपर से शंकुआकार होती हैं, और सर नीचे नीचे से वर्गाकार होती हैं, वो नागर और शैली में बनते हैं। और और स- और सर जो द्रविड़ शैली जो होती है, द्रविड़ शैली में मंदिर जो बनते हैं सर, वो टोटली नीचे से ऊपर तक शंकुआकार आकृति में होते हैं, और वे सर में नागर और उसका द्रविड़ का समावेश होता है। ठीक है, और बताइए थोड़ा सा और डेप्थ में जाके, जो आपने एक मोटा मोटा बता दिया एक दो लाइन में, थोड़ा सा और हम चाहते हैं कि अच्छा क्लियर हो। लगातार क्वेश्चन आ रहा है, यूपीएससी ने पूछ लिया नागर, बेसर, दिरवड़ क्या है, पूछ लिया, उत्तर थे चित्रकला से संबंधित है, स्थापत्य से है, मूर्ति कला से है। दूसरी बात, मेंस में लगातार क्वेश्चंस आ जाते हैं, लोरा से खूब क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई भी आपसे एक बार क्वेश्चन ये आया था कि मतलब कि जो एक पंचायतन होती है, पंचायतन किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मंदिर से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा मंदिर। और आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन अब ये है कि या तो बताना नहीं चाहते या ढंग से पढ़े नहीं है। और कोई बताइए हमें, एक आपको हमने मंदिर बनाने के लिए दिया कि चलो आप एक आईएएस ऑफिसर है और आपको मंदिर बनवाना है, भाई रामलीला ट्रस्ट में भी मंदिर बन रहा है, वहां भी ऑफिसर्स अपॉइंट है। तो आप मंदिर कैसे बनाएंगे नागा शैली का? बताइए हमें जरा, समझाइए। सर नागर सर शैली सबसे पहले सर उसका तो मूल करके के करके सर नागर शैली में सर जो इससे आता है। मंदिर बनते थे वो चबूतरे पे पहले बनते थे, और उस पे चढ़ने के लिए चलो, सर सीढ़ी सीढ़ी होती थी। और उसके जो प्रवेश गृह होता था, उसके दोनों साइड में कुर्मवाहिनी और गंगा वाहिनी सर, जो सैनिक के रूप में गंगा यमुना की मूर्ति लगी रहती थी। और सर जो गर्भगृह में मूर्ति भगवान की स्थापित की जाती थी, चारों तरफ से प्रदक्षिणा पथ होता था।
और सर जो मीनार मीनार नहीं सर, सॉरी, वो ऊपर जो त्रिभुजाकार होता था, गुम्बद। गुम्बद होता था या त्रिभुजाकार होता था? सर गुम्बद नहीं सर, वो त्रिभुजाकार सिरा भाग जो होता है मंदिर का, सिर, शिखर। वो त्रिभुजाकार होता था, शिखर जिसे कहते हैं। और बताइए, खत्म हो गया, मंदिर बन गया? इसमें जो तो पड़ा देता है और गर्भगृह होता है, देखिए, चलिए, आप लोगों ने काफी ठीक बताया, मतलब जितना कर रहे थे उतना बताया कि स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा बताया, हम आपको क्लियर कर देते हैं पूरा। देखिए सर मंदिर, थोड़ा मैं हाँ बताइए बताइए। सर जो प्रदक्षिणा पथ होता था वो कवर्ड नहीं होता था, कवर्ड होता था नागर शैली में, और बाउंड्री नहीं होती थी टेम्पल के पूरे चारों तरफ जो है बाउंड्री नहीं होती थी, वही डिफरेंस वहाँ। और पानी के लिए कोई ऐसे टैंक नहीं बना होता था प्रेमाइसिस के अंदर। वही अगर द्रविडियन स्टाइल में देखते हैं तो उसके चारों तरफ वॉल्स भी होती थी मंदिर के, और शिखर की डिजाइन भी थोड़ी चेंज होती थी विमानन स्टाइल में, और प्रेमाइसिस में वाटर टैंक भी बिल्डअप थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका ये होमवर्क है आज का। सबसे पहले होमवर्क लिखिए कि नागर शैली का, द्रविड़ शैली का और बेसर शैली के मंदिर स्थापत्य की आप हमें वो बना के देंगे होमवर्क में, कि इनके आप चित्र बना के देंगे हमें, ठीक है, एक माइंड मैप टाइप के। दूसरा, जो स्तूप स्थापत्य होता है, स्तूप स्थापत्य का भी आप हमें चित्र बना के देंगे, ठीक है? सुन रहे हैं आप लोग, नोट कर रहे हैं ना? जी सर। इसके पहले अब आप हाँ, पहला वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिएगा। मतलब नंबर 1 आप लिखिए कि नागर शैली के मंदिर की संरचना बनाए। दूसरा, बेसर शैली मंदिर की संरचना बनाए। तीसरा पॉइंट है द्रविड़ मंदिर स्थापत्य शैली की संरचना बनाए। चौथा है स्तूप स्थापत्य की संरचना प्रस्तुत करें। तो आपको मंदिर एकदम से क्या है कि दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जहां दिखे मौका मिले एकदम बना देना एग्जाम में, ठीक है? सोचना समझना नहीं है, एकदम बना देना, जहां मौका मिले हल्का सा लेके बॉक्स में बना देना, नागर शैली, द्रविड़ शैली, ये वो, ठीक है? अब देखो, अब हम समझाते हैं आपको। मंदिर का मतलब है देवालय। देखो, मंदिर की 3 शैलियां हैं, एक तो नागा शैली है, एक बेसर शैली है, और एक द्रविड़ शैली है। बड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा 5-7 मिनट। उसके बाद कभी कभी एक चौथी शैली, जैसे कि आप देखते हैं कश्मीर में जो मंदिर बने थे अब तो ध्वस्त हो गए हैं, हिमाचल के क्षेत्र में है, उत्तराखंड में है, नॉर्थ ईस्ट में है, कामाख्या वगैरह। वो चौथी शैली लगभग कही जाती है, लेकिन प्रोमिनेंट 3 ही है इतिहासकारों के मध्य। अब जो आपकी नागर शैली है, नागर शैली जो है एक मोटा मोटा रूप प्रस्तुत करती है कि यहाँ गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में आपको एक शैली दिखाई देगी। दूसरी आपको उड़ीसा के जो मंदिर हैं उनमें दिखाई देगी। तीसरी आपको दिखाई देगी खजुराहो में, चंदेलों के यहाँ दिखाई देगी। और कुछ आपको मध्य गंगा की घाटी में दिखाई देगी। ये उप शैलियां हैं नागर की। उसके बाद बेसर शैली हो गई, और उसके बाद हो गई आपकी द्रविड़ शैली, जो आपकी तिरुमाला के नीचे दिखती है। अब जब आप नागर शैली का मंदिर देखेंगे तो नागर शैली के मंदिर सबसे पहले बने। ये मंदिर क्या है कि ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए, जिसे अधिष्ठान कहते हैं, ठीक है? तो ये ऊंचे चबूतरे पे बनाए गए। और जब आप, कॉमन सी बात है, ऊंचे चबूतरे पे मंदिर बनाएंगे तो कोई जंप करके तो मंदिर जाएगा नहीं, कि कूद के जाएगा, 20 फुट का मंदिर होगा, कैसे जाएगा? तो उसके लिए आप सीढ़ियां बनाओगे।
तो आपने सीढ़ियां बनाई। तो सीढ़ी बनाने के बाद आप क्या करोगे कि मंदिर के बीच में आप रखोगे गर्भगृह। गर्भगृह क्यों? आप गर्भगृह शब्द से अनुमान लगाओ। पुराणों में धरती को माता माना गया है और ऐसा माना गया है कि जो मंदिर है वो उसी से निकला है, और जो आपका गर्भ जो होता है वो तो रिप्रोडक्शन को दिखाता है, आपके जो प्रजनन को दिखाता है, तो उससे चीजों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो उसे गर्भगृह कहते हैं। तो गर्भगृह है, गर्भगृह जो है मंदिर है या उसे देवालय भी कहते हैं। गर्भगृह में जो प्रमुख देवता होगा उसकी रखी जाती है मूर्ति। ठीक है, गर्भगृह माने बेडरूम, भगवान का देवालय गर्भगृह, भगवान उसमें शयन करते हैं, रहते हैं। उसके बाद आप देखोगे ये जो कमरा है इसे गर्भगृह कहते हैं, सेक्टोसेक्टोरियम। ये कमरा जहां पर मिलेगा, ठीक है, ये रूम जहां पे चारों दीवारें मिलेंगी वहीं से स्टार्ट हो जाता है शिखर। शिखर जो नागा शैली के मंदिर है वहां आपको शिखर दिखाई देंगे, एक रेखीय शिखर, एक रेखीय, मतलब वो ऐसे जाके चारों तरफ से मिल जाएंगे। अब कभी आप मंदिर देखिएगा तो दिख जाएंगे, आपने देखा होगा कई बार। शिखर जहां पर मिलते हैं उस जगह को कहते हैं आमलक। ठीक है, आमलक। तो आपको ऐसा एक गोल गोल एक बड़े आकार का शिखर के ऊपर एक बड़ा पत्थर दिखता होगा, उसे कहते हैं आमलक। आमलक के ऊपर कलश रखा जाता है। जैसे कि आप लोग तो उत्तर भारत से जुड़े हैं, देखते होंगे कलश स्थापना का बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, महिलाएं जा रही हैं, पुरुष जा रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है। तो जी कलश सर। इस बात का प्रतीक था कि मंदिर की स्थापना हो गई है। कलश के ऊपर जो है भगवा झंडा फहरता रहता था। भगवा झंडे का बड़ा एक सांस्कृतिक महत्व था, उसका एक राजनीतिक महत्व भी था कि मतलब जब आक्रमण होते थे तो सबसे पहले मंदिर के झंडे गिरा दिए जाते थे। ठीक है, अब ये जो है ये इसका स्थापत्य है, इसका नागा शैली का। अब हुआ क्या कि कालांतर में जाके मंदिर जब डेवलप होते गए, मंदिर डेवलप हुए तो उनमें और चीजें भी डेवलप हुई। अब जैसे आपने देखा देवालय, ठीक है, देवता बैठ गया, देवता का बेडरूम हो गया। अब जैसे शंकर जी को आप मान लीजिए, तो भाई शंकर जी का बेडरूम देवालय हो गया, मंदिर हो गया, समझने के लिए आप मानिए। दूसरा, अब शंकर जी का वाहन भी तो होगा, जैसे एक उनका व्हीकल होता है। जैसे शंकर जी किस पे चलते हैं? शंकर जी चलते हैं नंदी, नंदी पे। तो उसका भी एक नंदी ग्रह होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा एक उसका भी कमरा बनने लगा। दूसरी बात आप देखोगे कि जैसे आपके घर में खाना पीना बनता है तो वहां मंदिर में भी तो भोग प्रसाद वगैरह बनता है, तो उसे कहते हैं भोग मंडप। ठीक है, गर्भगृह के बगल में आपने जैसे भोग मंडप बना दिया तो वहां जैसे प्रसाद वगैरह का खाना होना है। मंदिर में सांस्कृतिक क्रियाकलाप भी होते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि ओडिसी डांस हो रहा है, भरतनाट्यम हो रहा है, कथकली हो रहा है, तो ये मंदिर प्रांगण में ही तो होते हैं। तो उसके लिए भी एक अलग से रूम बना दिया लगा के। वो कैसे बना दिया? आपका नृत्य मंडप बना दिया। तो इस तरह से ये सारे मंडप बनते गए। चीजें क्लियर है? अब जैसे गर्भगृह को आपने नंदी मंडप से जोड़ा, तो एक इंडियन स्टाइल है जिसमें पिलर को बहुत महत्व दिया गया। आगे हम समझाएंगे आपको, बीम और क्षैतिज शैली समझाएंगे जब आप मध्यकाल का स्थापत्य पढ़ेंगे। तो ये जो पिलर्स होते थे, ये पिलर से स्तंभ मतलब बहुत ही सुसज्जित और अलंकृत होते थे। तो पिलर के माध्यम से जोड़ दिया जाता था कमरों को। ठीक है, और ये जो है उत्तर भारत की शैली थी। अब जो पंचायतन है, पंचायतन में आप ये देखेंगे कि जैसे आप अपने यहाँ देखते हैं कि कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि वही बात है जो एक फिलॉसफी हमने आपको समझाई थी वैदिक पीरियड में, जिसने पढ़ा होगा वैदिक काल में, कि कस्मे देवाय हविषा विदेम, एक श्लोक आता है कि मतलब इतने सारे देवता हैं, हम जो यज्ञ की हविषा है वो किसे दें? कस्मे देवाय हविषा विदेम। तो फिर कहते हैं उपनिषद एकम सद्विप्रा बहुधा बदंती, कि सत्य एक ही है, उसके रूप एक ही है, ईश्वर एक ही है। तो इसी तरह की कुछ बात आपको पंचायतन शैली में दिखती है। ठीक है, तो वहां है जो प्रमुख देवता होगा वो सेंटर में होगा और उसके किनारे 4 देवता होंगे। ये आपको पंचायतन शैली जब आप जाएंगे खजुराहो के टेम्पल में, चंदेल्स के यहाँ जाएंगे, उड़ीसा में जाएंगे, राजस्थान वगैरह में जाएंगे, तो आपको ये मिल जाएगी, ये पंचायतन शैली। ऐसे डेवलपमेंट हुआ है मंदिर स्थापत्य का। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएगा। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं ना, कि जैसे बच्चों से कहा कि भाई यूपीएससी ने मंदिर स्थापत्य के बारे में लिखो, तो सबसे पहले वो कलश लिख देंगे। अभी हमने किसी से पूछा था तो पहले उसने कलश बता दिया,
फिर उसने आमलक बता दिया, फिर उसने अधिष्ठान बता दिया चबूतरा, फिर उसने प्रदक्षिणा पथ बता दिया। मतलब गर्भगृह के चारों तरफ जो आप परिक्रमा करते हो प्रदक्षिणा पथ है। तो आपको ऐसे नहीं बताना है, ऐसे बताओगे तो वो कहेगा यार ये क्या ब्यूरोक्रेट बनेगा, घर का मकान बना रहा है, मंदिर बना रहा है, पहले इसने शिखर बना दिया, आमलक बना दिया। तो आप क्रम से चलिए। हमने आपको क्रम से क्या बताया कि आप जब भी मकान बनाएंगे तो सबसे पहले क्या नींव डालेंगे, चबूतरा बनाएंगे, मेन कमरा बनाएंगे, फिर सेकेंडरी कमरा बनाएंगे, फिर कमरे की ऊंचाई को उठाएंगे तो कमरे की ऊंचाई क्या हुई, शिखर, शिखर जहां मिलेगा वो आमलक और कलश। तो सबसे पहले अधिष्ठान माने चबूतरा, चबूतरे के बाद गर्भगृह जहाँ पे प्रमुख देवता विराजमान होगा वही तो देवालय है, देवता का आलय है, आलय माने घर, देवालय वो उसका घर है तो देवता का। उसके बाद जो है मंदिर है, मंदिर के बाद आप देखोगे शिखर आपको दिखाई देंगे चारों तरफ एक रेखीय शिखर, और शिखर जहां मिलेंगे वो हो गया आमलक, और आमलक के ऊपर कलश और कलश के ऊपर ध्वज की जगह। किसी को कोई दिक्कत है तो बताए, किसी को कोई डाउट? नो सर। कोई क्वेश्चन हो, क्रॉस क्वेश्चन हो, कुछ नया जानना चाहते हो कुछ और तो वो बताए। सर इससे अलग पूछना था सर मुझे, हाँ पूछिए। गुप्त काल के बारे में। सर हमने पुराण काल कहा ऐसे, लेकिन इसमें महिलाओं की स्थिति बहुत दयावक थी सर, कई सारी उन्हें वो नहीं मिल पाई थी, लेकिन इसमें गुप्त काल में ठीक है। आप महिलाओं का ज्यादा प्रचलन था सर, देवदासी बनाते थे यहाँ पे। हाँ नहीं बिल्कुल आपने अच्छा कहा कि जो है मार्क्सवादी इतिहासकार कहते हैं कि देवदासी प्रथा यहाँ से स्टार्ट हो गई। कालिदास का एक साहित्य है, उस साहित्य में ऐसा है कि उज्जैन का जो मंदिर है वहां पे ऐसा अब बताया गया, कालिदास ने इनडायरेक्ट लिखा है कि कुछ महिलाएं वहां पे अपने सिर पर कपड़ा डाल रही थी, तो उसे कहते हैं अवगुंठन प्रथा। और ऐसा माना गया कि अवगुंठन प्रथा से ही जो है पर्दा प्रथा स्टार्ट हो गई। समझ रहे हैं आप? अवगुंठन माने कुछ लोग गए तो सामने उनके पर्दा था, ये कालिदास के साहित्य में लिखा है। देवदासी भी आपने कहा कि मंदिर में महिलाएं रहती थी, तो वो देवदासी वाला भी कॉन्सेप्ट है। तीसरी बात क्या थी कि आप देखोगे कि एरन अभिलेख मिला है आपको एक 510 ईस्वी का, उसमें सती प्रथा का भी उल्लेख मिला है। जी सर। मनुस्मृति में ऐसी बात की गई है कि महिला के मतलब एक जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके पहले शादी कर दो, ये भी वाली बात है। तो इससे लगता है ये एक पक्ष है। हम आपको जो कहना चाहते हैं, मंदिर से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, लेकिन आपने समाज में महिलाओं की स्थिति से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया है, और हमने अभी आपको सिर्फ जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं उनके व्यूज बताएंगे, अभी हम राष्ट्रवादी इतिहासकारों के भी आपको व्यूज बताएंगे। ठीक है आपका आंसर? हेलो हाँ बताइए। सर, जो इस गुप्त काल में जो मंदिर की जो शैली आपने बताई है, तो सर जिनके मुख्य द्वार जो होते थे उनमें सर दिशा को लेकर भी कोई मतलब निश्चित प्रावधान था? हाँ बिल्कुल, तो दिशा को लेके बिल्कुल प्रावधान था। जैसे कि आप देखोगे कि मतलब ऐसा जो शैव धर्म के साहित्य है उसमें इस तरह से लिखा गया है कि जो शिव का जो शिवलिंग है उसमें उत्तर दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोगों के यहाँ जो वास्तु शास्त्र चलता था, वास्तु शास्त्र, उसकी भी बहुत ही अच्छी जो है हमें यहाँ पे मैनिफेस्टेशन एक अभिव्यक्ति दिख जाती है मंदिर में, कि भाई कौन सा गेट किस दिशा में होगा, झंडा किस दिशा में होगा, गर्भगृह किस दिशा में होगा, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता था। तो हम लोगों के लिए लेकिन ये बहुत ज्यादा मतलब ये वास्तु जो कला पढ़ते हैं, वास्तु कला, उनके लिए ज्यादा महत्व का, इतिहास के लिए इतना महत्व का नहीं है, लेकिन ध्यान बिल्कुल रखा जाता था। मतलब जो हमारे आज भी ऐसे करते हैं सर, मंदिर को अपने जब वो बनाते हैं सर, अपनी भवन निर्माण करते हैं, आज भी ये चीजें रखी जाती हैं। बिल्कुल, अभी जैसे कि आप देखिए सबसे क्लासिकल राम मंदिर, तो राम मंदिर का जब आप देखेंगे तो उसमें इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया। इवन हम घर बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं, तो मंदिर में भी ध्यान रखा जाता था, और पुराणों में इन सब बातों की चर्चा थी, पुराण और ज्योतिष में। ठीक है, नागा शैली के मंदिर क्लियर हो गए। अब हम आपको बताते हैं बेसर शैली। बेसर शैली के मंदिर में भी लगभग यही है कि सबसे पहले, लेकिन वो कभी कभी जैसे आप होयसल वगैरह के जो टेम्पल्स देखेंगे कर्नाटक वगैरह के क्षेत्र में, तो उन्होंने क्या स्टार की आकृति बनाई है। जैसे यहाँ पे तो चौको चबूतरे बनाए हमने आयताकार,
वहां पे वो स्टार वगैरह की आकृति बनाए और स्टार वगैरह की आकृति के ऊपर वो अपना गर्भगृह के ऊपर शिखर, ठीक है। उनके जो शिखर होते थे, यहाँ के शिखर एक रेखीय होते हैं, उनके सांप के कुंडली की तरह होते थे कि पहले चौकोर 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 में पतले होते जाते थे, सांप के कुंडली की तरह वो शिखर बनाते थे। दक्षिण भारत में जब आप देखोगे तो दक्षिण भारत में आप देखोगे कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया दक्षिण भारत में कि उन्होंने मंदिर की बाउंड्री बनाई उन्होंने, और बाउंड्री के साथ उन्होंने क्या किया कि ये खुले प्रांगण में होते थे उत्तर भारत के मंदिर, और दक्षिण भारत के जो टेम्पल्स होते थे वो दक्षिण भारत के टेम्पल्स चार दीवारी में होते थे, चारों तरफ से वो दीवार बनाते थे। दीवार में वो गोपुरम बनाते थे, मतलब जैसे उनके अगर आप गेट देखोगे तो उनके गेट जो है बहुत ही अलंकृत सुसज्जित हैं, कई तरह की मूर्तियां आपको दिखाई देगी, और वो बड़े बड़े बनाते थे वो, ठीक है। तो वो गोपुरम माने वो गाय के प्रवेश करने का स्थान, गौ का पुर, तो वहां से वो है। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा कि स्थापत्य कला के आधार पर आप तांडव नृत्य की विवेचना करें, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो आप देखोगे कि जो है लोगों ने तांडव नृत्य के बारे में एस्पायरेंट ने लिख दिया, लेकिन पूरा क्वेश्चन था स्थापत्य कला के आधार पर। तो आप अगर दक्षिण भारत का एक शिव मंदिर देखेंगे तो वहां पे शिव तांडव की 108 मुद्राएं गोपुरम में उत्कीर्ण थे। आप समझ सकते हैं 108 प्रकार की मूर्तियां एक गेट पे बना देना मंदिर की कितनी बड़ी बात है, और यूपीएससी ने वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। तो अगर आप देखेंगे नागर शैली में और अगर आप देखेंगे बेसर शैली में तो आपको इस तरह के द्वार नहीं मिलेंगे, लेकिन वहां पे आप चाहे मीनाक्षी मंदिर देखो, चाहे चिदम्बरम मंदिर देखो आप, तो आपको इस तरह के भव्य आपको द्वार मिलेंगे जिन्हें कहते हैं गोपुरम, ठीक है। गोपुरम से जैसे आप मंदिर गए तो आप गोपुरम से एंटर किए, आपने चारों तरफ दीवार देखी, चूंकि मंदिर वहां पे सिटी के रूप में डेवलप हो गया, जैसे मदुरई वगैरह देखोगे आप, तंजौर वगैरह देखोगे, तो वो टेम्पल इतने शानदार बनाए उन्होंने कि वो वहां पर क्या हुआ कि वो मतलब वो सिटी बन गए टॉप के, आज के वो कल्चरल सिटी हैं, कैपिटल्स बन गए। जैसे कि आप देखो कि राम मंदिर बन जाएगा तो अयोध्या का एक वो हो जाएगा, जैसे कि विश्वनाथ के माध्यम से, काशी विश्वनाथ के माध्यम से क्या हुआ कि बनारस चमक गया, आप अजमेर शरीफ की दरगाह के माध्यम से क्या हुआ, अजमेर नगर बन गया, आप निजामुद्दीन की दरगाह के माध्यम से क्या हुआ, निजामुद्दीन नगर बस गया। तो पहले धर्म जो होते थे वो नगर बस जाते थे, जो धार्मिक आस्था के केंद्र होते थे। तो वो एक बहुत बड़े बड़े एरिया में उन्होंने चार दीवारी बनाई, चार दीवारी में चारों तरफ उन्होंने गोपुरम बना दिए। गोपुरम से जब आप अंदर चलोगे तो आपको, चूंकि बहुत बड़ा एरिया है, तो बहुत बड़े एरिया में कई सारे आपको पॉन्ड्स, तालाब मिल जाएंगे, ठीक है। पानी वानी की जरूरत रहती थी और तालाब से थोड़ी शीतलता आती है, अच्छा लगता है कि जैसे जल का विशेष स्थान आप देखोगे सिखों में है कि सिख प्रवेश भी करते हैं तो उनके आपको पानी मिलेगा, आपको शीतलता का अनुभव होगा, और पानी के तो बहुआयामी ही उपयोग है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर किए तो आपको चबूतरा दिखाई देगा, चबूतरा तो हो गई, चबूतरे के बाद आपको गर्भगृह दिखाई देगा, नंदी मंडप दिखाई देगा, वो ही सारे मंडप वगैरह आपको दिखाई देंगे जो है। उसके बाद जो उनका गर्भगृह है, गर्भगृह के बाद जो उनका आपको शिखर दिखाई देगा वो विमान टाइप होता है, उसे बोलते हैं विमान टाइप। वो आप देखोगे कि ऐसे ऐसे होके ऐसे कम होता जाता है, कभी आप देखना गूगल वगैरह पे आपको करना तो आपको मिल जाएगा, वो कम होता जाता है, ठीक है। वो भी वैसे ही मिलता है, आमलक और कलश के रूप में मिल जाता है। तो अंतर आपको क्या क्या दिखाई दिए, अंतर आपको दिखाई दिया कि जैसे गोपुरम आपको नागा शैली में नहीं दिखा, वहां आपको गोपुरम दिखा। नागा शैली में आपको बड़े बड़े जो है चबूतरे दिखे, अधिष्ठान दिखे, वहां आपको ऐसे अधिष्ठान नहीं दिखे, वहां पे हाइट कम है। नागा शैली में एक रेखीय शिखर था, वहां पर क्या है, पिरामिडा नुमाकार शिखर है, जिसे विमान बोलते हैं, पिरामिड की तरह, पिरामिड होता है ना, जैसे पिरामिड की तरह शिखर है। आमलक कलश है, बड़े हैं। उत्तर भारत में किसी ने बताया कि गंगा यमुना की मूर्तियां होती थी जो मोक्ष के रूप में होती है, दक्षिण भारत में द्वारपाल की मूर्तियां आपको मिलती हैं, समझ रहे हो ना आप, द्वारपाल की आपको मूर्तियां मिलती हैं। तो लगभग ये मोटा मोटा आपका स्थापत्य है, और ये जो है आप नागर, द्रविड़, बेसर तीनों के और स्तूप के चित्र बना के हमें दे दें, ठीक है। अब आपकी क्लास यही खत्म होती है। बहुत ही आज हमने महत्वपूर्ण मूर्ति कला पढ़ी, आज हम लोगों ने स्थापत्य कला पढ़ी, गुप्त कौन थे, कहाँ के थे, ये सब पढ़ा। आगे वाली क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे।
लेकिन अब चलते चलते चूंकि किसी ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था तो वो क्वेश्चन बता भी देते हैं, क्योंकि आजकल महिला, पर्यावरण, ह्यूमन राइट्स, आतंकवाद, इन सब चीजों से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग जानिए। किसी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मतलब गुप्त काल में महिलाओं की दशा खराब थी, ये कहा जाता है। तो गुप्त काल में महिलाओं की दशा खराब थी, इसके आप पक्ष और विपक्ष दोनों में लिखिएगा। लेकिन एक हम आपको पर्सनल ओपिनियन भी देते हैं अपनी राय से कि अपनी सभ्यता संस्कृति को इतना कमजोर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत भी नहीं है, हम थे भी नहीं। सच्चाई भी यही है कि इतिहास को कुछ गलत तरह से भी लिखा गया। गुप्त काल में जब आप देखते हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में, तो आप वही मार्क्सवादी इतिहासकार तो थोड़ा सा कमजोर जो पक्ष है उनका इतिहास लिखते हैं, महिलाओं के वगैरह के बारे में लिखते हैं। तो उन्होंने ये लिखा कि यहाँ पर हमें फ्रॉम बॉम टू टॉम महिलाओं की स्थिति खराब दिखती है। भाई बिल्कुल खराब तो थी, ऐसा तो नहीं है कि महिलाएं की स्थिति आज भी दोयम दर्जे की है, तो तब भी होना स्वाभाविक है। तो आप देखते हैं कि हमें इस समय देवदासी दिखती है, ठीक है। देवदासी के बाद हमें इस काल में दिखती है, सर हाँ सर हाँ बोलो। हमारे हम्म बोलिए बोलिए अखिलेश जी। अखिलेश जी बोलिए, कुछ बोलना है आपको? जी सर, मेरी ये कहना चाह रहा हूँ सर, ये इन्हीं चीजों से हमने ये पर लिखा है, गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति, देवी प्रथा वगैरह, अल्पायु में विवाह होता था। उन्हीं चीजों को आज भी समाज उन्हीं को प्रोहित कर रहा है सर, महिलाओं पे थोपा जा रहा है। हाँ, तो वही हम अभी सारी चीजें करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो आप एविडेंस में क्या क्या लिखेंगे कि भाई जैसे एक देवदासी की बात है, दूसरी देवदासी बहुत ज्यादा गुप्त काल में नहीं है, लेकिन आप पूरा हम एक महिलाओं के पर्सपेक्टिव में भी बात कर रहे हैं। दूसरा, कालिदास ने बता दिया आपको कि भाई वो पर्दा प्रथा वगैरह है, तो मार्क्सवादी कहने लगे कि पर्दा प्रथा थी। तीसरी बात आप देखोगे कि यहाँ पे अवगुंठन प्रथा की भी बात है, सती प्रथा की भी बात हो गई 11 नवीन में। और जो आप देखोगे कि जैसे मनुस्मृति देखोगे तो महिलाओं को संपत्ति वगैरह का अधिकार नहीं है, जो संपत्ति वगैरह के अधिकार बाद में मिले हैं, अभी भी मिले हैं, नहीं था। उस संपत्ति भी दो तरह की होती थी, एक स्त्री धन होता था और एक वो परिवार वगैरह से मिलती थी, दो तरह की है, जो दायभाग में ताक्षरा वगैरह में इसका अच्छे से वर्णन है। तो ये लिखा, लेकिन राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने कहा कि आप इतिहास को इतने गलत तरह से प्रस्तुत कर दिए कि महिलाओं की स्थिति क्या वास्तव में इतनी खराब थी। मनुस्मृति में लिखा है कि आप महिलाओं की शादी 12 साल में कर दो, ठीक है। कि जो महिला के जो टेक्स्ट पढ़ेंगे कालिदास की, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम है, ठीक है। तो अभी शकुंतलम में शकुंतला की सखी प्रियंवदा वगैरह की एज देखो तो 25 से 30 है। ऐसा क्या होता था कैसा? तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने कहा कालिदास का साहित्य पढ़ो जरा, किसी का भी साहित्य पढ़ो आप, तो आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि महिलाएं जो है वो 25-30 साल की हो ही नहीं रही है, किसी की 12 से 15 में शादी। महिलाओं की स्थिति उतनी खराब नहीं थी। दूसरी बात, देवदासी की जो बात की, किसी भी टेक्स्ट में देवदासी शब्द का उल्लेख नहीं है। 19वीं सदी में पहली बार देवदासी शब्द का उल्लेख किया गया इतिहासकारों के द्वारा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ भी गलत तरह से इतिहास को प्रस्तुत किया गया। वो मंदिर की महिलाएं कहा जाता था उन्हें, और मंदिर की महिलाओं को समाज में विशेष स्थान प्राप्त होता था। मतलब कि जो भगवान के साथ है, इवन जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ है, तो उसकी स्थिति तो बेहतर होगी ना। इवन हम तो आज के दौर में महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दे रहे हैं ना। और उस समय काल में देखो, महिलाओं के साथ जो मंदिर के साथ जो महिलाएं रहती थी उनको विशेष स्थान प्राप्त था। वो मंदिर से जुड़ी हुई थी, नृत्य में, संगीत में, सारी चीजों से, तो उन्हें वहां से भी जो है उनकी आर्थिक समृद्धि की बात थी। अगली बात, आप मनुस्मृति में कह रहे हैं कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं है। उस काल में तो लिखी जा रही थी बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, उसमें महिलाओं को राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया है। ये कहा गया मनुस्मृति में कि
अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ज्येष्ठ पुत्र को संपत्ति का अधिकार होगा, और याज्ञवल्क्य के स्मृति में कहा गया है कि पति के मरने के बाद पत्नी को होगा। तो ये तो गुप्त काल में लिखा जा रहा है, तो महिलाओं की स्थिति कैसे खराब होगी? अगली बात, अगर आप महिलाओं की स्थिति का कंपैरिजन करेंगे तो गुप्त काल के महिलाओं की स्थिति का कंपैरिजन आप 21वीं सदी की महिलाओं से करेंगे, या गुप्त काल में जो चीन के समाज में हो रहा था, रोम के समाज में हो रहा था, यूनान के समाज में हो रहा था, अमेरिका और यूरोप के समाज में हो रहा था, कि उससे तुलना करेंगे? आप यूनान का समाज देखिए, यूनान के समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी खराब थी, दासियों के साथ कैसे दुर्व्यवहार होता था, उनके पास कोई राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था। तो जब आप इससे कंपैरिजन करेंगे तो कहेंगे भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। गलत कह रहे हैं। 21वीं सदी की तुलना 21वीं, जैसे आज आप महिलाओं की तुलना करेंगे तो आज के भारत, अमेरिका, चीन, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से करेंगे ना, कि उस काल के गुप्त काल की तुलना आज की महिलाओं से करेंगे, या आज के अमेरिकन, रशियन और उनसे ग्रीक सोसाइटी से करेंगे आप, तो आप पाएंगे कि भारत में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। लेकिन दोयम दर्जे की थी तो वो तो आज भी है। तो अब आपका क्या कंक्लूजन है? आपको क्या लगता है? दूसरी बात, उस समय आप देखो शाक्त संप्रदाय मजबूत हो रहा है, शाक्त जो कल्ट है, जब शाक्त कल्ट हो रहा है और महिला का उसमें विशेष स्थान दिया जा रहा है, महिला देवी के रूप में उसकी सब आराधना कर रहे हैं, तो महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी या खराब होगी? कितनी देवियां यूरोपियन समाज में है, ग्रीक समाज में थी, चाइनीज समाज में थी, रोम समाज में थी, और इंडियन सोसाइटी में थी गुप्त काल में? आप कंपैरिजन कर लो, आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। अब आप हमें आंसर दीजिए कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी गुप्त काल में? आपका क्या कंक्लूजन है? अखिलेश जी? सर अच्छी थी फिर तो सर, क्योंकि संस्कृति को वैसे करने के लिए बताया गया सर। तो हमारे इतिहासकार थे भारतीय, उन्होंने काफी चीजें अच्छी बताई, लेकिन उनका तो मतलब आप समझे, कंक्लूजन आपको ही देना है, लेकिन आपको सारी चीजों को बहुत गहरे लेवल पर देखना है। किसी ने कह दिया कि महिलाओं की स्थिति खराब थी तो खराब नहीं हो गई है। आप उसके पक्ष में देखिए, विपक्ष में देखिए, तार्किक सटीक आप उसका उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमने स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला पढ़ लिया, और एक आपका क्वेश्चन था तो क्लास के अंत में हमने वो भी डिस्कस कर लिया। ऐसे पूरी हमने काफी आपको पिक्चर क्लियर कर दी महिलाओं की स्थिति के बारे में, प्राचीन। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, समय बहुत कम है। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Right, sir.